हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में पुलिस अधिनियम 1861 में सेक्शन 2, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 2A, सेक्शन 8, सेक्शन 8A, सेक्शन 5 और सेक्शन 12 के बारे में बताया था। आप पिछली वीडियो में पूरी डिटेल दे सकते हैं। अब हम इस वीडियो में सेक्शन 7, सेक्शन 28 और सेक्शन 29 की बात करेंगे। तो इन तीनों धाराओं को एक साथ पढ़ा जाता है। इन तीनों धाराओं में हमने बताया था कि सेक्शन 7 जो होता है वो विभागीय कार्यवाही होता है। तो विभागीय कार्यवाही क्या है, मोटा मोटा आप समझिए कि जैसे बताया था कि अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, अवहेलना करता है और अपने उच्च स्तर के अधिकारी की बातों को नहीं मानता है, तो जो विभागीय कार्रवाई होती है वो होती है। तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 311 तथा राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं वो अपने निम्न स्तर के अधिकारियों पर ये कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले बताया था हमने कि डीजी कम आईजी, डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी, असिस्टेंट आईजी और एसपी। ठीक है, तो वह पुलिस अधिकारी जो अपने कर्तव्यों में अयोग्य है, उपेक्षावान है या स्थिर है, इसके तहत पेनल्टी अधिरोपित की जाती है, पेनल्टी इन पर डाली जाती है। दो टाइप्स की पेनल्टी हमने आपको बताई थी, एक मेजर पेनल्टी, एक माइनर पेनल्टी। तो मेजर पेनल्टी में हमने आपको बताया था कि बर्खास्त किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है और उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। माइनर पेनल्टी में कई चीज़ें थी, जैसे जुर्माना, 1 मंथ की सैलरी काट दी जाएगी, 15 दिन का कंसाइनमेंट क्वार्टर नहीं दिया जाएगा, साधारण वेतन से वंचित किया जा सकता है, अच्छे आचरण के लिए जो अतिरिक्त वेतन मिलता है उससे वंचित किया जा सकता है। यदि किसी पुलिस ऑफिसर को कुछ समय के लिए किसी विशेष पद को अगर दिया जाता है कोई कार्य करने के लिए, तो उससे भी उसको हटाया जा सकता है। और यूपी पुलिस एक्ट नंबर 11 1944 अमेंडमेंट जो जोड़ा गया कि वार्षिक वेतन तथा पदोन्नति से भी रोका जा सकता है। तो ये सेक्शन 7 था। अब देखिए सेक्शन 28 कहता है, सेक्शन 28 इसी से रिलेटेड है कि जब कोई पुलिस अधिकारी जो नियुक्त हुआ है और प्रेजेंट टाइम में वो पुलिस अधिकारी नहीं रह गया, तो वह उसका वैधानिक कर्तव्य है कि जो उसे ड्यूटी मिली थी वो उसे सरेंडर करे, जो भी उसका कर्तव्य था उसको सरेंडर करे। जैसे हमने आपको बताया कि सेक्शन 8 के अंतर्गत दिया गया प्रमाण पत्र जो मिला था वो देना पड़ेगा, वर्दी देनी पड़ेगी, साज सज्जा देनी पड़ेगी, नियुक्ति पत्र और वे सभी चीज़ें जो आपको पुलिस अधिकारी के पद पर निर्वहन करने के लिए मिली थी। तो जो धारा 28 है वो क्या है, नामांकन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वर्दी, साज सज्जा, प्रमाण पत्र धारा 8 के अंतर्गत, नियुक्ति पत्र और वे सभी चीज़ें जो पुलिस अधिकारी के पद पर निर्वहन करने के लिए आपको मिली थी। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं करते हैं, जो मतलब पुलिस नहीं करती है, तो उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है। इसमें सबसे पहला पेनल्टी है 200 रुपये का जुर्माना और दूसरा है कारावास 6 मंथ का, या दोनों हो सकता है। फिर आता है सेक्शन 29। यदि पुलिस ऑफिसर इन निम्न बातों का पालन नहीं करता है, यदि पुलिस ऑफिसर इन निम्न बातों का पालन नहीं करता है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने साबित होने पर दंडित किया जाएगा या जुर्माना लगेगा। ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उसको उसके ऊपर जुर्माना लगाना है या उसको दंडित करना है। अब इसमें सेक्शन 29 में भी कई चीज़ें, जैसे पहला है कर्तव्य का पालन न करना, कर्तव्य का उल्लंघन करना। ठीक है, अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित, जैसे बिना परमिशन से अपनी सेवा से विड्रॉ हो गए, मतलब बिना उच्च स्तर अधिकारी के परमिशन से क्या हो गए, विड्रॉ हो गए। नियम विनिमय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को भंग करना, मतलब उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को भंग करना। अगर पुलिस ऑफिसर बिना किसी नोटिस के 2 मंथ तक गायब रहता है, यदि पुलिस ऑफिसर किसी सूचना के 2 महीने तक गायब रहता है, या यदि कोई पुलिस ऑफिसर अपने कार्य के अलावा किसी दूसरे नियोजन, मतलब जो उसको कार्य दिया गया है वो कार्य नहीं कर रहा है, किसी और नियोजन मतलब किसी और कार्य में लगा हुआ, छुट्टी खत्म होने के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन न करने वाला पुलिस ऑफिसर,
अगर कायरता का दोषी हो कि जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई बवाल हुआ और जहाँ पर उस पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगी है और वो वहाँ से भाग गया सिचुएशन को छोड़ के, मतलब एक तरह से उसने कायरता दिखाई, तो कायरता का दोषी है। अगर कोई पुलिस अफसर किसी को अरेस्ट करता है और उसके साथ कोई शारीरिक हिंसा करता है तो उस पुलिस अफसर को दोष सिद्ध होने पर डीएम के समक्ष दंडित किया जाता है। मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और वह उसका शोषण करता है या उसके साथ शारीरिक हिंसा करता है, तो उस डीएम के द्वारा दोष सिद्ध होने पर उसको दंडित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 7, 28 और 29 ये तीनों विभागीय कार्यवाही से है। सेक्शन 7 में विभागीय कार्रवाई है और सेक्शन 28 में क्या है कि नामांकन खत्म हो जाता है, और सेक्शन 9 में क्या है कि दंड है। अगर अधिकारी उन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, अच्छा अब इसमें दंड क्या है, छोटा सा पॉइंट एक और है। दंड क्या है कि 3 महीने की सैलरी अधिकतम काटी जा सकती है, 3 मंथ का कारावास, और कारावास सादा और कठोर दोनों तरीके से दिया जा सकता है, ये उसका दंड है। बाकी डिपेंड करता है कि उसने कैसा क्राइम किया है पुलिस पद पर रहते हुए। अब इसमें हम अगले धारा की बात करते हैं, तो किसको किसको साथ में पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 13, 14, 15, 15A और 16, इन पांचों सेक्शन को एक साथ पढ़ना पड़ता है। तो सेक्शन 13, 14, 15 जो है वो अतिरिक्त पुलिस बल के बारे में है, 15A प्रतिकर के बारे में है और 16 वसूली तथा उसका निस्तारण के बारे में। अब देखिए सेक्शन 13 क्या है। तो सेक्शन 13 जो है कि जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके स्थानीय मतलब जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कमी है, तो वह वहाँ के सक्षम अधिकारी को एक पत्र द्वारा अवगत कराएगा, और उस पत्र पर विचार करने के बाद उस सक्षम अधिकारी को लगता है कि उस स्थान पर जो पुलिस बल लगा हुआ है उसकी कमी है, तो वहाँ पर वो पुलिस बल तैनात कर सकता है। इसीलिए हमने आपको बताया कि धारा 13, 14, 15 अतिरिक्त पुलिस बल की काम के लिए बताया गया। तो अतिरिक्त पुलिस बल का मतलब आप समझ गए कि किसी जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में अगर पुलिस की कमी है तो वहाँ के लोग उस थाने के अधिकारी को एक पत्र अवगत कराएंगे और उनको बताएंगे कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो अगर सक्षम प्राधिकारी उचित समझता है तो वह वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल का गठन, मतलब अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर सकता है। अच्छा, अब इसमें क्या है, ठीक है, कर सकता है जिसका खर्चा वह भत्ता वह व्यक्ति देगा जिसने आवेदन किया है। अच्छा, इसका जो खर्चा है वह भत्ता जो है जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है वही देगा, और एडिशनल पुलिस फोर्स एसपी के अंडर में होगा, और जो एडिशनल फोर्स मतलब जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो एसपी के अंडर में रहेगा हमेशा। व्यक्तिगत खर्चे पर अतिरिक्त पुलिस बल के नियोजन के संबंध से है। ठीक है, सक्षम प्राधिकारी का मतलब जिसे प्रार्थना पत्र देना है, मतलब प्रार्थना पत्र किसको दिया जा सकता है। सबसे पहला है डीजी कम आईजी, मतलब डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल, आईजी इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट आईजी, एसपी जो है वो डीएम के साधारण आदेश के अधीन होता है। इन सभी चारों अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी बोला जाता है। ध्यान रखिए, अतिरिक्त पुलिस बल एसपी के आदेश के अधीन होता है। अगर उस व्यक्ति को लगे कि अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता नहीं है तो वो 1 मंथ का नोटिस सक्षम प्राधिकारी को अवगत करेगा और विड्रॉल कराने के लिए पुलिस बल को हटा देगा। यदि उस व्यक्ति को लगता है कि हाँ अब यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की ज़रूरत नहीं है तो वह 1 मंथ का नोटिस देगा। 1 मंथ का नोटिस देगा तो फिर एसपी क्या करेगा, उस अतिरिक्त पुलिस बल को विड्रॉ कर लेगा। फिर इसमें आता है सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 देखिए क्या कहता है कि रेलवे और अन्य कार्यों के पड़ोस में अतिरिक्त बल की नियुक्ति। जैसे रेलवे का कोई कार्य चल रहा है या सरकारी कोई कार्य चल रहा है तो उसमें अतिरिक्त बल की नियुक्ति। जब भी देश के किसी हिस्से में कोई रेलवे, नहर या कोई सार्वजनिक कार्य या कोई प्रोजेक्ट या कारखाना या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान चलाया जाएगा या संचालन किया जाएगा या बनाया जाएगा तो डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल को ऐसा प्रतीत हो कि इन संस्थानों पर नियोजित व्यक्तियों के व्यवहार
या उचित आशंका से ऐसे स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सकता है। मतलब जहाँ पर एक ऐसा कोई कार्य हो रहा है और डायरेक्टर जनरल का इंस्पेक्टर जनरल को ये लगे कि नहीं, यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की ज़रूरत है, तो ये पर्टिकुलर विशेष स्थान पर है। जैसे मैंने बताया, कारखाना में या रेलवे का कोई प्रोजेक्ट हो रहा हो, ये सरकारी कोई काम हो रहा हो, तो वहाँ पर डायरेक्टर जनरल का इंस्पेक्टर जनरल अगर चाहे तो अतिरिक्त पुलिस बल का गठन कर सकते हैं। ठीक है। और अतिरिक्त पुलिस बल के भुगतान के लिए कारखाना या प्रतिष्ठान भुगतान करवाएगा, और ये इसका जो अतिरिक्त पुलिस बल जो लगाया जाएगा उसका जो भत्ता और जो खर्चा होगा वो कौन देगा? वो सरकारी डिपार्टमेंट देगा जिसके लिए लगाया जा रहा है। और ये पुलिस की आवश्यकता के अनुसार ही नियुक्त होते हैं। फिर इसमें आता है सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 देखिए क्या कहता है कि ऐसे क्षेत्र जो विक्षुब्ध मतलब डिस्टर्ब तथा संकटपूर्ण क्षेत्र मतलब डेंजरस एरिया है, उनमें अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के संबंध में। तो देखिए सेक्शन 13 क्या है? सेक्शन 13, 14, 15 मैंने आपको बताया अतिरिक्त पुलिस बल। तो 13 में मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि 13 में बताया कि अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसके क्षेत्र में पर शांति भंग हो सकती है, शांति भंग हो सकती है, तो उसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल का नियुक्ति होती है। ठीक है। 14 में बताया कि रेलवे या किसी अन्य काम से मतलब सरकारी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें होगा, और इनके भत्ते व वेतन खर्चे वही उठाएंगे। 15 में क्या है कि ऐसे कोई विक्षुब्ध मतलब डिस्टर्ब या डेंजरस एरिया है तो वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है। अब इसके 15 का सबसेक्शन 1 है, किसी राज्य सरकार के अधीन क्षेत्रों में राज्य सरकार ये घोषित कर दे कि वह स्थान डिस्टर्ब या डेंजरस है। मतलब राज्य सरकार ये घोषित कर दे कि ये जो एरिया है ये डिस्टर्ब और डेंजरस है। ठीक है। और वहाँ के निवासियों को जीवन यापन करने में दिक्कत हो रही है या उनको परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त करना आवश्यक है। ठीक है। जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके की जाती है। अगर राज्य सरकार को ये लगता है कि ये ऐसा एरिया है जो डिस्टर्ब तथा डेंजरस है, ठीक है, तो वहाँ पर राज्य सरकार के अंडर में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति हो सकती है। पहला पॉइंट। दूसरा, आदेश जारी होने के पश्चात डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल या सहायक अधिकारी उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करेंगे। सेक्शन 15 का 2 है। जब राज्य सरकार अपने घोषणा पत्र पर आदेश दे देगी तो जो सीनियर ऑफिसर है मतलब जैसे डीजी कम आईजी है या डीआईजी है, वो क्या करेंगे? अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती वहाँ पर करेंगे। फिर आता है 15 का 3, अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा उस क्षेत्र के निवासी उठाएंगे। अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा जो होगा क्या, वो निवासी उठाएंगे। सेक्शन 15 का 3। फिर 15 का 4, खर्च का विभाजन डीएम के द्वारा निवासियों में विस्तृत किया जाएगा, जो कि निवासी को ध्यान में रखकर करेंगे। खर्च जो है वो उस क्षेत्र के निवासियों में बांटा जाएगा और उनके अधीन रहकर किया जाएगा। 15 का 5, राज्य सरकार को छूट है कि अतिरिक्त पुलिस बल के खर्चे से छूट सकती है। अब देखिए, राज्य सरकार को यह छूट है कि वह उन निवासियों से खर्चा ना ले और उनका जो खर्चा है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाए। 15 का 6, राज्य सरकार उद्घोषणा की अवधि तारीख के अनुसार बढ़ा सकती है और अपने अनुसार घटा बढ़ा सकती है। अब राज्य सरकार देखेगी कि जब वहाँ की स्थिति समान होने लगेगी तो वहाँ पर जो अतिरिक्त पुलिस बल की जो नियुक्ति हुई है उनको घटा सकती है या बढ़ा सकती है सिचुएशन के अनुसार। ठीक। अब इसमें अगले सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 15A, पीड़ितों को प्रतिकर से संबंधित, जो विक्टिम होगा उनके प्रतिकर से संबंधित। तो सेक्शन 15A(1) जो है, सेक्शन 15 के अनुसार राज्य द्वारा जारी उद्घोषणा में वह क्षेत्र जो डिस्टर्ब और डेंजरस है, जहां अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों या उनके समूह द्वारा किसी व्यक्ति को अर्थात पीड़ित व्यक्ति की मौत हो जाती है। ठीक है। तो उसकी संपत्ति की क्षति हो जाए या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, यह अधिकार है कि वह कंपनसेट के लिए डीएम या एसडीएम को 3 महीने के भीतर क्षति की तारीख से अवगत कराएगा। उसकी क्षति की पूर्ति हो सके, यह अधिकार उसे सेक्शन 15A में दी जाती है।
और उन व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चला जाता है जिन्होंने उनको पीड़ित किया। अब देखिए, पीड़ितों सेक्शन 15A जो है वो पीड़ितों के प्रतिकर से संबंधित है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा एरिया जो डिस्टर्ब और डेंजरस है, जहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, ठीक है, और उस जगह पर किसी व्यक्ति जो अपराधी प्रकृति का है, जो पहले से ही डेंजरस और डिस्टर्ब एरिया था, वहाँ पर किसी निवास करने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है या उसके संपत्ति की हानि हो जाती है, तो उसका जो मुआवजा है, उसका जो प्रतिकर है, उसके लिए वो डीएम और एसडीएम को 3 महीने के भीतर डीएम और एसडीएम को अवगत कराएगा कि मेरा ये नुकसान हुआ, और उन अपराधियों पर आपराधिक मुकदमे चलाए जाएंगे जिन्होंने उसको कष्ट पहुंचाया है या उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाई है या उसको मारा है। इस धारा में संशोधन के अनुसार अगर पीड़ित व्यक्ति को 1 अप्रैल 1939 के पहले कोई क्षति हुई है तो उसे 4 मंथ का समय दिया जाता है। अब ये ऐसा लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 1939 के पहले अगर कोई क्षति हुई हो तो उसे 4 महीने का समय दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 3 महीने का समय। फिर आता है 15A का 2, पीड़ित व्यक्ति के प्रतिकर आवेदन को एसडीएम या डीएम चाहे तो इंक्वायरी करा सकते हैं। और 15A का 2, जिस विक्टिम ने ये आवेदन पत्र डीएम और एसडीएम को अवगत कराया है, तो ये दोनों अधिकारी मतलब डीएम और एसडीएम चाहे तो उस पत्र की जांच करा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई झूठ बोल रहा है, तो इसकी जांच वो करा सकते हैं। जांच कराने के लिए वो क्या करेंगे, पीड़ित व्यक्ति को घोषित करेंगे, प्रतिकर की राशि को फिक्स करेंगे और वितरण का तारीख तय करेंगे। प्रतिकर वह व्यक्ति देगा जिसने उसे पीड़ित किया है, उसका अनुपात डीएम तय करेगा, ठीक है। मतलब जिस व्यक्ति ने उसको कष्ट पहुंचाया है या उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाई है, या मान लीजिए उसके द्वारा मर गया है, अब मर गया है तो इसका उनके अकॉर्डिंग होगा कि क्या कर सकते हैं। यदि संपत्ति को अगर कोई हानि पहुंचाई है तो जिस व्यक्ति ने उसको नुकसान पहुंचाया है उसके द्वारा ही उसको प्रतिकर दिया जाएगा, और ये जो चीज़ें तय करते हैं वो डीएम और एसडीएम तय करते हैं। डीएम उस उद्घोषणा को रिवीजन करेगा राज्य सरकार द्वारा, राशि में छूट राज्य सरकार द्वारा। आवेदन मंजूर होने के बाद पीड़ित व्यक्ति कोई दूसरा सिविल नहीं ला सकता। अच्छा, एक बार जब आवेदन मंजूर हो जाता है तो पीड़ित व्यक्ति कोई दूसरा सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। तो और इसमें जो निवासी की परिभाषा है वो धारा 15 के अनुसार वही होगी, ठीक। अब इसमें आता है धारा 16, रिकवरी ऑफ मनी, धन की वसूली। इस धारा के अंतर्गत सेक्शन 13, 14, 15, 15A देय धन पेबल मनी की वसूली डीएम के द्वारा रिकवर किया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 16 क्या कहता है, धन की वसूली। किन किन सेक्शन में, 13, 14, 15, 15A में देय धन मतलब पेबल मनी की वसूली डीएम के अनुसार की जाएगी। तरीका क्या है, सीआरपीसी की धारा 421 की तरह जुर्माना या वसूला जाएगा या सक्षम न्यायालय में वाद के द्वारा उस प्रतिकर की वसूली की जाएगी, ठीक। अब इसमें हम अगले सेक्शन की बात करते हैं, 17, 18, 19। 17, 18, 19 को एक साथ पढ़ा जाता है। क्या है, 17 में है विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति, 18 में है विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति, 19 में है विशेष पुलिस अधिकारी के सेवा करने से मना करने के लिए दंड। तो 17 में क्या है, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति है, 18 में क्या है, विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति है, 19 में क्या है कि अगर वह पुलिस अधिकारी उस काम को करने से मना करता है तो उसके लिए क्या है, दंड है। अब आते हैं सेक्शन 17 की बात करते हैं। तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर, अगर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, शांति भंग होने की आशंका हो या हो गया हो, तो सामान्यतः नियोजित पुलिस उस स्थान के लिए पर्याप्त अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह
पुलिस बल निकटतम मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र अवगत कराएंगे और इंस्पेक्टर की रैंक या उससे ऊपर रैंक वाले पुलिस उस स्थान पर विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे। ठीक है। सेक्शन 17 देखिए क्या कहता है कि विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कब होती है। ऐसा कोई स्थान जहां पर बलवा, दंगा या शांति भंग होने की आशंका है या हो गया है, तो वहां पर जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है और वो उस सिचुएशन के लिए पर्याप्त नहीं है, उस स्थान के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो पुलिस बल निकटतम मजिस्ट्रेट को यह अवगत कराएगा और उससे ऊपर के जो अधिकारी होंगे वो वहां पर तैनात किए। मजिस्ट्रेट प्रार्थना पत्र को गौर करेंगे, अगर उन्हें कोई प्रतिकूल कारक नहीं दिखता तो उसे खारिज कर देंगे। अब जब मजिस्ट्रेट के पास वो पत्र जाएगा तो वह उसको क्या करेंगे, देखेंगे, और उनको अगर कोई प्रतिकूल कारक नहीं दिखता है तो उस पत्र को खारिज कर देते हैं, और अगर दिखता है तो क्या करेंगे, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। फिर आता है सेक्शन 18, विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति क्या है। तो इसमें विशेष पुलिस अधिकारी की जो नियुक्ति है, जो ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर होते हैं सेम टू सेम वही पावर स्पेशल पुलिस ऑफिसर की होती है। मतलब इनके ऊपर भी इनकी भी पावर होती है, इनका ड्यूटी है, पेनल्टी है, प्रिविलेज है और प्रोटेक्शन। तो इस धारा में सेक्शन 17 के अंतर्गत जो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनकी शक्ति व कर्तव्य वही होंगे जो साधारण पुलिस फोर्स के होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, पुलिस बल तो वही होता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे उस सिचुएशन के लिए अगर वो सुटेबल नहीं है या कमी पड़ रही है तो उससे ऊपर की रैंक जो पुलिस ऑफिसर होंगे उनको नियुक्त किया जाएगा। सॉरी, माफ करिएगा। फिर आता है सेक्शन 19, विशेष पुलिस अधिकारी के सेवा से मना करने के लिए क्या दंड दिया जा सकता है। मान लीजिए ऐसा कोई स्थान है जहां पर दंगा या बलवा हो जाता है और प्रशांति भंग हो जाती है और वहां पर वो विशेष पुलिस ऑफिसर लगाए जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, उस काम को करने के लिए मना करते हैं, इनकार करते हैं बिना किसी कारण के। तो उपेक्षा करना, इनकार करना, अवज्ञा के लिए 50 रुपए का फाइन लगाया जाएगा और मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर उनको दंड भी दिया जा सकता है। ठीक, ये था हमारा सेक्शन 17, 18 और 19, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति, विशेष पुलिस अधिकारी के कर्तव्य, और 19वां क्या था, अगर विशेष पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करे, उपेक्षावान करे, अवज्ञा करे, स्थिरता बरते, तो उसके लिए दंड है 50 रुपए का जुर्माना। ठीक। फिर इसमें आता है सेक्शन 20, वह पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त हुआ है वह पुलिस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकारों का प्रयोग करेगा। सीआरपीसी के रेगुलेशन लॉ के तहत जो प्रतिकार दिया गया उन्हीं का प्रयोग। सेक्शन 20 का कहने का मतलब है कि ऐसा पुलिस ऑफिसर जो पुलिस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त हुआ है वो पुलिस अधिनियम के प्रतिकारों का प्रयोग करेगा और सीआरपीसी के रेगुलेशन लॉ के तहत जो प्रतिकार दिया गया है उनका भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने सेक्शन बताए 7, 28, 29, 13, 14, 15, 15A, 16 और 17, 18, 19, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेक्शन सही तरीके से समझ में आए होंगे। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।